नमस्ते, मेरा नाम है अंकित मौर्य और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जॉब मंत्रा पे। हम इलाहाबाद हाई कोर्ट के PYQ सीरीज़ में ज्योग्राफी वाले सेक्शन में आज हमारी 10वीं क्लास है। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज कौन कौन से क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन यह है कि सिमलीपाल जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में है। तो सिमलीपाल जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में है, तो ये है ओडिशा। ओडिशा के मयूरभंज ज़िले में पाया जाता है। क्या है ये? मयूरभंज ज़िले में पाया जाता है। इसकी एक क्वालिटी और है कि इसे टाइगर रिजर्व भी घोषित कर दिया गया है। क्या है ये? टाइगर रिजर्व में भी आता है। इसमें देखिए एक टर्म आपको देखने को मिल रहा होगा, बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये बायोस्फीयर रिजर्व का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? बायोस्फीयर रिजर्व का कॉन्सेप्ट जो दिया था एडवर्ड सुएज ने दिया था। किसने दिया था? एडवर्ड सुएज ने। ठीक है, एडवर्ड सुएज ने दिया था। फिर इन्हीं के ही कंसेप्ट पे क्या किया कि यूनेस्को ने, किसने? यूनेस्को ने 1971 में MAB प्रोग्राम चलाया। क्या? मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम चलाया, जिसके तहत दुनिया के लगभग हर देश में एक जो वहाँ पे जो वन क्षेत्र थे या फिर जो जंगल क्षेत्र थे उनको बायोस्फीयर रिजर्व बनाने की बात की गई है। तो उसी के अंतर्गत भारत में कुल मिला के इस समय 18 बायोस्फीयर रिजर्व बनाए गए हैं। ठीक है, किसके तहत? मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व के तहत। और इस वर्ड का सबसे पहले यूज किसने किया था? एडवर्ड सुएज ने यूज किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का कौन सा जिला 100% सौर ऊर्जा संचालित स्वास्थ्य केंद्रों का प्रथम जिला बन गया है? तो ये जो प्रथम जिला बना है ये बना है कौन सा? सूरत जिला बना है। ठीक है, सूरत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पखुई वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? किसकी बात हो रही है? पखुई वन्यजीव अभ्यारण्य। ये स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अब बात जब चली है अरुणाचल प्रदेश की, तो हम देख लेते हैं कि यहाँ पे और कौन कौन से इम्पोर्टेंट वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित हैं। यहाँ पर जो अन्य वन्यजीव अभ्यारण्य हैं वो है दिबांग, क्या? दिबांग, पखुई, कामलांग। ठीक है, कामलांग, पक्के। ठीक है, और यहाँ पे 2 राष्ट्रीय उद्यान भी स्थित हैं जो अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश में 2 इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान हैं। एक का नाम है नामदफा। क्या? एक का नाम है नामदफा और दूसरे का नाम है मौलिंग। ठीक है, ये डिफरेंट एग्जाम में बहुत पूछता है कि नामदफा और मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है। ये जो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ से क्वेश्चन ये भी बनता है कि भारत के कौन से राष्ट्रीय उद्यान में उड़ने वाली गिलहरी पाई जाती है? तो उड़ने वाली जो गिलहरी पाई जाती है वो अरुणाचल प्रदेश के नामदफा राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे, हो सकता है भविष्य में इस कंसेप्ट पे दोबारा क्वेश्चन बन जाए। कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? हमने इस कंसेप्ट को देखा हुआ है। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत का मतलब होता है, इसका सिंपल सा यदि आपको मतलब निकालना है तो ऐसे स्रोत जिनको मनुष्य दोबारा से बना सके। ठीक है, कोयला को हम दोबारा से नहीं बना सकते, पेट्रोलियम को भी नहीं बना सकते, केरोसिन को भी नहीं बना सकते। हम बना क्या सकते हैं? बायोमास को। बायोमास में क्या आते हैं? पेड़ पौधे, ये सब हैं, इनको हम दोबारा से उगा सकते हैं, है ना? यानी कि हम इसको दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया? हमारा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत हो गया। यानी ऑप्शन सी जो है ये ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, जबकि कोयला, पेट्रोलियम, केरोसिन अनवीकरणीय स्रोत हैं। ठीक है, एक बार यूज होने के बाद दोबारा हम इसको काम में सोचे ले लें तो ऐसा संभव नहीं है। इसलिए चौथे का ऑप्शन क्या है? सी। भारत में जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? भारत में बायोडाइवर्सिटी एक्ट जो आया, बायोडाइवर्सिटी एक्ट, वो आया 2002 में। कब आया? 2002 में। देखो एक्चुअल में ऐसा हुआ कि जैव विविधता पर एक यूएन का मतलब कन्वेंशन हुआ। किसका? यूएन का कन्वेंशन हुआ। उसका नाम था कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, CBD। ये कब हुआ? 1992। और इसी के तहत भारत इसके ही लक्ष्यों को पूरा करने के लिए भारत में लाया गया क्या? जैव विविधता अधिनियम 2002 लाया गया। ठीक है,
और इसी एक्ट के तहत एक चीज़ और की गई थी, ये जैव विविधता अधिनियम जो 2002 में आया था, इसके तहत किया गया कि 2003 में, कब, 2003 में, यानी एक्ट आने के 1 साल बाद की बात है कि एनबीए की स्थापना की गई। एनबीए का मतलब होता है कि जैव विविधता प्राधिकरण। जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? 2003 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे बनाया गया? मुख्यालय बनाया गया चेन्नई में। कहाँ पे? चेन्नई में। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे। ओजोन का अधिकतम संकेंद्रण किसमें पाया जाता है? ओजोन का मैक्सिमम कंसंट्रेशन पाया जाता है वो है समताप मंडल में। समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर में। ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। ये वाला क्वेश्चन यदि आपको ध्यान हो तो ये क्वेश्चन दोबारा से आया है, पहले भी ये वाला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। राष्ट्रीय वन नीति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? देखिए, वैसे तो भारत में पहली जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी थी वो अंग्रेजों ने लाई थी 1894 में। कब? 1894 में। ठीक है, उसके बाद जब अपना भारत आज़ाद हुआ तो उसमें आया 1952 की एक पॉलिसी आई, फिर 1976 की वन नीति आई, फिर एक फाइनली 1988 की वन नीति आई है, जो अभी 2008 में, फिर 2018 में इसको संशोधित भी किया गया है। ठीक है, ये जो वन नीति है अभी यही 1988 वाली मतलब कंटिन्यू है, इसको बस सिर्फ संशोधन किया जा रहा है। बस 2013 में भी शायद इसमें संशोधन किया गया था, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि 1952 में आया था, 1976 में आया था, 1988 में आया था। तो हमारे ऑप्शन में ये इनमें से कौन सा दिया हुआ है? 1988 ऑप्शन में अवेलेबल है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या सही हो गया? ऑप्शन ए सही हो गया। ठीक है, भारत में देखिए, यदि आप जैसे पीसीएस वगैरह दे रहे होंगे तो उसमें थोड़ा सा इसके इन डेप्थ जा कर के पूछ सकता है कि जो 1988 में राष्ट्रीय वन नीति आई थी उसके तहत कौन कौन से प्रावधान थे। तो आप उसके तहत जो थोड़े बहुत 3-4 इम्पोर्टेंट प्रावधान हैं उसको आप देख लेंगे यदि आपको पीसीएस देना है। यदि आपको आरओ देना है तो आपको कोई चिंता की बात नहीं, इसमें नहीं आएगा। ठीक है, भारत में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के रूप में कौन नहीं देखा जाता है? देखिए, भारत में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के कारण चेंज इन रेनफॉल पैटर्न, हाँ ये देखा जा रहा है। कहीं पे बहुत ज़्यादा बारिश हो जा रही, कहीं पे बहुत सूखा पड़ जा रहा है, ये तो देखा जा रहा है। हिमनदों का पिघलना यानी कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं इसके कारण, हाँ ये भी हो रहा है। उच्च तापमान, टेम्परेचर बढ़ जाता है गर्मियों में बहुत ज़्यादा, ये भी देखने को मिलता है। लेकिन देखिए, ये कुछ कंडीशन में ये जो घटी हुई फसल उत्पादकता ये भी देखा जाता है, लेकिन इसका अनुभव हम डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं। इसका जो अनुभव है ये हम डायरेक्टली नहीं कर पाते हैं, यानी कि ये जलवायु परिवर्तन का ये डायरेक्ट प्रभाव नहीं है, ये इसका इनडायरेक्ट प्रभाव है। ठीक है, यदि इन 3-4 ऑप्शन में बेस्ट ऑप्शन चुनना हो तो हमको डी ऑप्शन चुनना पड़ेगा, क्योंकि जो ए बी सी हैं ये जलवायु परिवर्तन के डायरेक्ट प्रभाव हैं, जबकि जो डी ऑप्शन है वो उसका डायरेक्ट प्रभाव नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इसका क्या ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन डी। लेकिन यदि आप देखेंगे तो ये इसका प्रभाव है, दोनों में बहुत माइन्यूट डिफरेंस है। जब आप एग्ज़ाम में होंगे तो उस समय आपको उसी गिवन टाइम में आपको ये समझना पड़ेगा कि चारों में से बेस्ट ऑप्शन कौन है, जबकि चारों ऑप्शन सही हैं यदि आप एक तरह से देखें, लेकिन आपको उन चारों में से एक बेस्ट ऑप्शन चुनना है, वो है डी। ठीक है, कौन सा एक जलवायु नियंत्रित नहीं करता है? कहीं पे यदि ज़्यादा विंड क्षेत्र हैं तो भाई वहाँ पे मौसम ठंडा होगा, टेम्परेचर कम होगा, तो ये तो कंट्रोल करेगा। यदि कहीं की देशांतर है तो वो भी कंट्रोल करता है, देशांतर कंट्रोल नहीं करता है। ठीक है, और एल्टीट्यूड यानी कि ऊंचाई पे जाने पर टेम्परेचर कम होता जाता है, यानी पहाड़ों पर टेम्परेचर कम होगा जबकि यह नीचे जगहों पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है, इसलिए ये भी कंट्रोल करता है। लैटीट्यूड भी कंट्रोल करता है। देखिए, हम कंफ्यूज हो सकते हैं देशांतर और अक्षांश को लेकर के कि कौन कंट्रोल करता है कौन नहीं कंट्रोल करता है। यदि आप देखें, यदि ये पृथ्वी है, ठीक है, तो यहाँ पे जो हॉरिजेंटल लाइंस होती हैं, पृथ्वी पर जो हॉरिजेंटल लाइन खींची जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये अक्षांश होता है। क्या होता है? अक्षांश। ठीक है, जबकि जो देशांतर होता है
ये वर्टिकल लाइंस होती है पृथ्वी पर, है ना। तो ये वर्टिकल लाइन से कंट्रोल नहीं होता है, जबकि अक्षांश होगा 0 डिग्री पर होगा, यहाँ पर अधिकतम सूर्य का प्रभाव पड़ेगा। 90 डिग्री पर हम आ जाएंगे यानी पोलर वाले रीजन के आसपास, तो यहाँ पे सूर्य का लाइट पड़ती ही नहीं, इसलिए यहाँ पर साल भर बर्फ़ गिरती रहती है। तो यानी अक्षांश से फर्क पड़ता है लेकिन देशांतर से फर्क नहीं पड़ता जलवायु को, ठीक है। इसलिए इसका क्या ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी सही है। जलवायु परिवर्तन की मौजूदा प्रवृत्ति के निरंतर रहने से कौन सा देश लाभ की स्थिति में रह सकता है। देखिए, जब जलवायु परिवर्तन होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ने का मतलब ये है कि वहाँ जहाँ पे बर्फ़ होंगे वो पिघलेंगे, जो ग्लेशियर्स होंगे वो पिघलेंगे। तो यानी कि जो ऐसे देश हैं जो अधिकतम बर्फ़ से ढके रहते हैं, ये जलवायु परिवर्तन होगा तो टेम्परेचर बर्फ़ पिघलेगी, तो वो जो ज़मीन होगी जिस पे बर्फ़ हमेशा ढकी रहती, वो उनकी खेती के काम में आ जाएगी, दूसरे कामों में आ जाएगी, उद्योग धंधे लगाने के काम में आ जाएगी। तो यानी कि इन चारों में से हमको उस ऑप्शन को ढूंढना है जहाँ पर बर्फ़ हमेशा साल भर पड़ी रहती है। तो वो क्षेत्र है रूस वाला क्षेत्र है, रसिया। यानी कि जब भी जलवायु परिवर्तन जितना ज़्यादा होगा उतना ही फ़ायदा किसको होगा, जो ये पोलर रीजन के कंट्रीज़ हैं उनको फ़ायदा होगा। तो इन चारों ऑप्शन में पोलर कंट्रीज़ कौन है, वो है डी ऑप्शन यानी रूस। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में भारी वर्षा किस ऋतु में होती है। देखिए, बात हो रही किसकी, भूमध्य सागरीय क्षेत्र की। तो ये इसकी जलवायु कहाँ कैसी होती है, ये जो जलवायु है ये 30 डिग्री से 45 डिग्री तक नॉर्थ और साउथ में पाई जाती है। अब महाद्वीपों के पश्चिमी क्षेत्र में, कहाँ पे, 30 से लेकर के 45 डिग्री तक नॉर्थ और साउथ में महाद्वीपों के पश्चिमी रीजन में ऐसी जलवायु पाई जाती है। इस जलवायु की ये विशेषता होती है कि यहाँ पे ठंडियों में बारिश होती है। कब बारिश होती है, ठंडियों में, यानी सर्दी में, विंटर सीजन में यहाँ पे बारिश होती है, ठीक है। आप इसको याद रखें, हो सकता है कि क्वेश्चन बन जाए कि भूमध्य सागरीय क्षेत्र की जो जलवायु है कौन से अक्षांश पर रिलाई करती है। तो ये होगा 30 से 45 डिग्री नॉर्थ और साउथ पे। और ये भी बात इसमें एक ध्यान रखना है, टेक्निकल पॉइंट, कि ये महाद्वीप के पश्चिमी क्षेत्रों में पाई जाती है, ठीक है। दक्षिण भारत के संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है। यहाँ पर वार्षिक तापमान परिसर कम होता है, यानी कि जो टेम्परेचर का रेंज पूछ रहा है, टेम्परेचर यहाँ पे हाई रहता है लेकिन टेम्परेचर के बीच का जो फ्लक्चुएशन है वो कम रहता है। टेम्परेचर का बीच का जो फ्लक्चुएशन है वो कम रहता है। तो ये पहला ऑप्शन सही है। यहाँ पर जो टेम्परेचर रेंज होता है दिन भर का, यानी कि सुबह में जितना है रात में जितना है, उन दोनों के बीच का ये मतलब कि उनमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो इसकी स्थिति है, यदि आप देखेंगे साउथ इंडिया की, तो चारों ओर तो समुद्र से ही घिरा पड़ा है ना भाई। इधर की ओर हमको हिंद बंगाल की खाड़ी मिल गई, यहाँ पे हमको अरब सागर मिल गया, यहाँ पे नीचे की ओर हिंद महासागर मिल गया। तो चारों ओर तो पानी से घिरा पड़ा है, और जो जगह पानी समुद्र से जितना पास में होगा वहाँ पे उतनी ही सम जलवायु पाई जाएगी। तो जो ए और बी ऑप्शन होगा ये उसका एक्सप्लेनेशन ये है। यहाँ पे पूरे वर्ष तापमान उच्च रहता है। हाँ, उच्च इसलिए रहता है क्योंकि जो साउथ वाला रीजन है वो हमारा जो 0 डिग्री की विषुवत रेखा की लाइन है ये उसके पास में है। यहाँ पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, इसलिए टेम्परेचर उच्च रहता है, ठीक है। और कह रहा डी ऑप्शन में कि अत्यधिक जलवायु दशाएं पाई जाती हैं। जब यहाँ पर साल भर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो यहाँ पे भाई सर्दी तो पड़ेगी नहीं है। तो यानी कि जो जलवायु दशाएं होंगी वो हमेशा गर्मी वाली बनी रहती है, उमस वाली गर्मी की कंडीशन बनी रहती है। यहाँ पर सर्दी तो आ ही नहीं पाता है। तो यानी कि जो जलवायु दशाएं हैं उनमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं आता, इसलिए जो डी ऑप्शन है वो गलत ऑप्शन है। बाकी जो ए बी सी है वो सही है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है कौन सा? सहारा मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल है? सहारा मरुस्थल, ठीक है। अब जब बात आई है सहारा मरुस्थल की, तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। कुछ एग्जाम्स में जब परेशान करना होता है उनको, तो पूछ लेते हैं कि निम्न में से किस देश में सहारा मरुस्थल का विस्तार नहीं पाया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए सहारा मरुस्थल का विस्तार किस किस देश में है। तो ठीक है, आप मैप उठाएंगे, उसमें जब लोकेट करेंगे आप सहारा मरुस्थल को, तो आप पाएंगे कि जो ये सहारा मरुस्थल है इसका विस्तार आपको अल्जीरिया में मिलेगा, चाड में मिलेगा,
माली में मिलेगा, मरिटानिया में मिलेगा, नाइजर में मिलेगा, सूडान में मिलेगा, ट्यूनीसिया में मिलेगा, इजिप्ट में मिलेगा, मोरक्को में मिलेगा, लीबिया में मिलेगा और वेस्टर्न सहारा में मिलेगा। इतने देशों में इसका विस्तार पाया जाता है। यदि आप देखेंगे अफ्रीका का मैप, जो उत्तर साइड में पाए जाने वाले जितने भी देश हैं लगभग उनमें सब में इसकी अवस्थिति विद्यमान है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या सही हो गया? ऑप्शन सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस देश में अमेजोन का भाग नहीं पाया जाता है? पहली बात तो ये है कि अमेजोन कहाँ पे पाया जाता है। अमेजोन को जो जंगल है वो अमेजोन जो नदी है उसके आसपास वाले रीजन में। तो अमेजोन नदी कहाँ पे पाई जाती है? दक्षिणी अमेरिका में पाई जाती है। ठीक है, तो जो ये इसमें से देखिए कोलंबिया वहीं पे है, ब्राज़ील वहीं पे, लेकिन ये जो मैक्सिको वाला रीजन है डी, ये मैक्सिको कहाँ पर स्थित है? ये नॉर्थ अमेरिका में स्थित है। ठीक है, यहाँ पे ये नॉर्थ अमेरिका में, यानी अमेरिका के यूएसए के जस्ट नीचे मैक्सिको है। तो ये इसमें जो डी ऑप्शन है वो अमेजोन का भाग नहीं है। ठीक है, इसमें डी ऑप्शन। विश्व का रबड़ का अग्रणी उत्पादक देश है। मैंने इसको बारे में आपको एक दिन पहले भी बताया था कुछ किसी सेट में, वो ये कि जो दुनिया में 3 उत्पादक देश हैं वो है थाईलैंड, ठीक है, उससे कम उत्पादन करता है इंडोनेशिया, उससे कम उत्पादन करता है वियतनाम। आप तीनों को नाम को याद रखेंगे, थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम। तो इसमें से हमको क्या ऑप्शन है? इंडोनेशिया भी है, थाईलैंड है। तो इन दोनों में से ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? वो है थाईलैंड। तो इसका क्या ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन सी सही हो गया। ठीक है, अब देखिए एक साइंस में रबड़ से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है, साइंस वाले सेक्शन में रबड़ से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है कि रबड़ का जो वल्कनाइजेशन होता है, रबड़ का वल्कनीकरण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो रबड़ के वल्कनीकरण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सल्फर का। किसका उपयोग करते हैं? सल्फर का। पहली बात तो यह आती है कि रबड़ का वल्कनीकरण क्या होता है। देखिए रबड़ तो यूजुअली ऐसे ही एक मतलब कि लचीली सी चीज़ है, लेकिन उसको विभिन्न कामों में बनाने के लिए हमको ठोस रबड़ की जहाँ पे ज़रूरत होती है तो हम उसका वल्कनीकरण कर देते हैं, उसमें सल्फर जैसी धातुएं मिला देते हैं जिससे वो थोड़ी ठोस हो जाती है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं रबड़ का वल्कनाइजेशन। और रबड़ के वल्कनाइजेशन में किसका प्रयोग करते हैं हम? सल्फर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और इसमें एक क्वेश्चन और बनता है कि ये जो रबड़ होता है, रबड़ के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है? रबड़ की मिट्टी के लिए सबसे जो बेस्ट मिट्टी है वो है लैटेराइट मिट्टी। कौन सी? लैटेराइट मिट्टी। ठीक है, और लैटेराइट मिट्टी इंडिया में कहाँ पर पाई जाती है? साउथ इंडिया वाले रीजन में। अब जब बात आएगी कि इंडिया में रबड़ का कौन सा उत्पादन देश है, उत्पादक राज्य बेस्ट है, तो वो है केरल राज्य। कहाँ पे सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है इसका? केरल में। ठीक है, आपको यहाँ से इतने फैक्ट याद रखने हैं। चीड़ के वृक्ष इनकी किसकी विशेषताएं हैं? देखिए यहाँ पे किसकी बात हो रही है? चीड़ यानी पाइन के ट्री की। जो पाइन के जो ट्री होते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं? शीतोष्ण वाले रीजन में, यानी टेम्परेट जोन में। टेम्परेट जोन कहाँ पे पाया जाता है? ये जो टेम्परेट जोन पाया जाता है ये उष्ण कटिबंध, यानी कि जो ये 0 डिग्री के आसपास वाला रीजन है, और जो ये शीत कटिबंध है यानी 60 डिग्री के ऊपर वाला, यानी कि 60 डिग्री के ऊपर, और ये लगभग 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में जो पाया जाता है इसी को बोलते हैं हम शीतोष्ण कटिबंधीय वन। ठीक है, शीतोष्ण कटिबंधीय वन, इसलिए इसका क्या ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी सही है। ठीक है, पंपास घास क्षेत्र किसमें अवस्थित है? पंपास कहाँ पे पाई जाती है? अर्जेंटीना में। कहाँ मिलती है ये पंपास? अर्जेंटीना में मिलती है। ठीक है, और ये कौन सी घास? ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास है। कौन सी? शीतोष्ण कटिबंधीय घास है। ठीक है, एग्जाम में जो और घास से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, अधिकतर पूछता है जैसे डाउन्स कहाँ पे है, तो डाउन्स कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया। पंपास आपने देखा ही। प्रेयरी कहाँ पे मिलता है? उत्तरी अमेरिका में मिलता है। कहाँ पे? प्रेयरी उत्तरी अमेरिका में मिलता है। सवाना कहाँ मिलता है? सवाना अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहाँ पे? सवाना अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। सेलवास कहाँ पे मिलता है? दक्षिणी अमेरिका में मिलता है। कहाँ पे? सेलवास कहाँ पे मिलता है? दक्षिणी अमेरिका में। स्टेपी कहाँ पे पाया जाता है? ये यूरोप और उत्तरी एशिया में पाया जाता है। ठीक है, आप इनको
याद रखेंगे। भारत में कौन सा राज्य सिलघड़ी यानी टेल्क पाउडर उत्पादन का केंद्र माना जाता है? किसकी बात हो रही है? सिलघड़ी यानी कि टेल्क पाउडर। भारत में जो सबसे ज़्यादा सिलघड़ी उत्पादन करता है वो राज्य का नाम है राजस्थान। कौन सा नाम है? राजस्थान। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। जल आकारिक यानी हाइड्रोमॉर्फिक मिट्टी का उदाहरण कौन सा है? हाइड्रोमॉर्फिक मिट्टी का जो बेस्ट उदाहरण है वो है घास स्थली मिट्टी यानी ग्रासलैंड की जो जो सॉइल होती है उसको क्या बोलते हैं हम? हाइड्रोमॉर्फिक मिट्टी। ठीक है, देखिए ये जो मिट्टी पाई जाती है ये मुख्यतः बाढ़ प्रभावित रीजन में पाई जाती है। कहाँ पे? जहाँ पे अधिकतर बाढ़ आता है उस वाले रीजन में आता है। लेकिन ये जो मिट्टी की जो विशेषता होती है, जो दलदली मिट्टी होती है ना, दलदली मिट्टी से थोड़ी सी बेहतर होती है। जो ये दलदली मिट्टी पाई जाती है इससे थोड़ी बेहतर इसलिए होती है कि ये बाढ़ तो आता है लेकिन थोड़ी समय बाद यहाँ पे पानी निकल जाता है। तो यानी ये दलदली मिट्टी में तो हमेशा पानी में डूबा हुआ है, लेकिन घास स्थली जो मिट्टी है ये थोड़े ही समय के लिए पानी में डूबता है, उसके बाद पानी का निकास हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या सही है? ऑप्शन ए सही है। ठीक है, ये नॉर्मल मिट्टी और दलदली मिट्टी के बीच की मिट्टी होती है ग्रासलैंड सॉइल। जिप्सम के उपयोग से किस प्रकार की मृदा में सुधार किया जाता है? पहले तो आपको बताना है कि जिप्सम का उपयोग, जिप्सम का फार्मूला हमने क्या पढ़ा था साइंस वाले सेक्शन में? जिप्सम का फार्मूला क्या था? CaSO4.2H2O। ठीक है, ये था जिप्सम का फार्मूला। तो जिप्सम के जो जिप्सम हम किस काम में लेते हैं? जहाँ पे जो क्षारीय मृदा होती है, कौन सी मृदा? क्षारीय मृदा यानी अल्कलाइन जो मिट्टी होती है उसको ट्रीट करने में किसका हम उपयोग करते हैं? जिप्सम में। मिट्टी में मिला देते हैं तो पानी में जल धारण क्षमता बढ़ जाती है, मिट्टी में जल आसानी से प्रवेश करने लगता है और वायु जो होता है वो भी आसानी से प्रवेश करता है। जब वायु और जल मिट्टी में आसानी से प्रवेश करता है तो मिट्टी की धीरे धीरे उर्वरा शक्ति बढ़ने लगती है और वो हमारे काम में आ जाता है। ठीक है, तो जहाँ भी अल्कलाइन मिट्टी होती है वहाँ पे उसको ट्रीट करने के लिए किसका यूज करते हैं? हम जिप्सम का यूज करते हैं। दुनिया में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? देखिए एल्युमिनियम के जो दुनिया के टॉप 3 प्रोड्यूसर हैं वो है चाइना, रसिया, उसके बाद इंडिया। चाइना, रसिया, इंडिया। तो हमारे ऑप्शन में क्या है? चाइना नहीं है, रसिया क्या है? नहीं है। तो हमको क्या देखने को मिल रहा है? इंडिया। तो हम इंडिया पे टिक कर देंगे। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे कि ऐसे भी क्वेश्चन आए हैं कि पूछा हुआ है कि सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है, लेकिन हमको जो 4 ऑप्शन दिया है उसमें से 3 जो टॉप के प्रोड्यूसर हैं उनमें से पहले दूसरे का नाम ही नहीं दिया है, सिर्फ दिया है किसका? तीसरे वाले का नाम, इंडिया का। ठीक है, तो आपको जो स्टार्टिंग के 3 उत्पादक जो देश हैं दुनिया के वो हर चीज़ के लिए आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। एल्युमिनियम के लिए, जिप्सम के लिए, कोयला के लिए, सोना के लिए, चांदी के लिए, ये जो आपको हैं ये आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत वातावरण प्रदूषण में योगदान नहीं करता है? देखिए जो परमाणु ऊर्जा होती है वैसे तो हम इसको क्लीन एनर्जी मानते हैं, लेकिन ये फिर भी दो तरह से ये पोल्यूट करता है हमारे इन्वायरमेंट को। पहला तो ये है कि इसमें से रेडियो एक्टिव रेज निकलती हैं, उससे हमारा जो इन्वायरमेंट है वो पोल्यूटेड होता है। और जो यहाँ से हम पानी यूज करते हैं ना, यानी कि इसमें से हीट एनर्जी निकलती है, तो हम इस पे जब पानी डालते हैं तो पानी ही किस में कन्वर्ट हो जाता है? वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि टरबाइन घुमाने के काम आता है और जो टरबाइन घूम करके फिर बिजली का उत्पादन होता है ना। तो वही जो हीट ये जो जनरेट हो रही है उसी हीट एनर्जी को भी ये यहीं से आता है। वो जब पानी जब हो जाता है, जब पुनः वो पानी में कन्वर्ट हो जाता है पेपर, फिर हम उसको नदियों में छोड़ देते हैं, जो कि हीटेड पानी होता है, वो मछलियों को आदि को नुकसान पहुंचाता है। तो ये इस तरह से ये भी वातावरण प्रदूषण करता है। बाकी आपको पता है पेट्रोलियम एनर्जी और कोल एनर्जी तो वातावरण को पोल्यूट करते ही करते हैं। जो इसमें से सबसे क्लीन एनर्जी है वो है सोलर एनर्जी। ठीक है, वो क्या है? सोलर एनर्जी सबसे क्लीन है इन चारों में से। पीने के लिए उपयुक्त जल को क्या कहा जाता है? पीने के लिए उपयुक्त जल को बोलते हैं हम क्या? पेय जल यानी पोर्टेबल वाटर। ठीक है, पोर्टेबल वाटर। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कभी कभार एग्जाम में कि पेय जल को जीवाणु रहित उपयोग करने के लिए क्या यूज करते हैं? तो हम किसका यूज करते हैं? क्लोरीन गैस का यूज करते हैं। किसका? क्लोरीन का यूज करते हैं। ठीक है,
और यहाँ से जब जल की बात हो रही है तो देख लेते हैं जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब आया था। जल प्रदूषण एवं निवारण अधिनियम कब आया था? ये 1974 में आया था। कब आया था? 1974। और एयर पोल्यूशन से रिलेटेड यानी वायु प्रदूषण एवं नियंत्रण अधिनियम कब आया था? ये 1981 में आया था। कब आया था? 1981 में। और इसमें एक बात और ध्यान रखेंगे आप कि जब 1974 में ये जल प्रदूषण एवं नियंत्रण अधिनियम आया था तो इसी के तहत सीपीसीबी की स्थापना की गई थी। किसकी? सीपीसीबी यानी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की स्थापना की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से वह कौन सी गैस है जिसके रिसाव के कारण 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी? इस क्वेश्चन को हम पहले भी देख चुके हैं, यह क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। 1984 में जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी तो उसमें कौन सी गैस लीक हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनेट यूज हुई थी। किसका? मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, तो इसका क्या ऑप्शन है? ऑप्शन ए सही है। निम्न में से किसका वायु प्रदूषण में सबसे अधिक योगदान है? देखिए, यदि हमको वैसे देखना है तो इसका डिफरेंट आंसर होगा, लेकिन हमको इन चार में से यदि छांटना है तो इनमें से जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो होगा कार्बन मोनोऑक्साइड होगा। क्या होगा? CO होगा। ठीक है, आप लोग जानते होंगे कि जब CO होता है, ये जैसे ऑक्सीजन में शरीर में ऑक्सीजन ले जाने का काम किसका होता है? RBC यानी हीमोग्लोबिन से। ऑक्सीजन जा करके हीमोग्लोबिन से अटैच हो जाता है, वो डिफरेंट बॉडी पार्ट तक ऑक्सीजन को पहुंचाता है। लेकिन जब हवा में CO आ जाता है, क्या? कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये ऑक्सीजन से बेहतर ये CO जा करके हीमोग्लोबिन से रिएक्ट करता है और शरीर के विभिन्न हिस्सों में ऑक्सीजन न पहुंच करके कार्बन मोनोऑक्साइड पहुंचने लगती है, जो कि एक जहरीली गैस है जो मनुष्य के मौत तक के लिए जिम्मेदार हो सकती है। ठीक है, तो आज हमने टोटल 25 क्वेश्चन किए। ठीक है, आपके इस 25 क्वेश्चन में कितने सही हो रहे हैं आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, और आज की क्लास आपको कैसी लगी इसके बारे में आप अपनी राय ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं। थैंक यू।